हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बच्चों 10th क्लास के द्विघात समीकरण के प्रश्नावली 4.3 के सभी प्रश्नों को हल किया था। तो चलिए आज उसी क्लास को हम लोग आज आगे बढ़ाते हैं बच्चों, और आज हम लोग ध्यान देंगे प्रश्नावली 4.4 के सभी प्रश्नों पर, है ना। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बच्चों। तो शुरुआत करने से पहले आप लोग अपने साथ कॉपी कलम को लेकर के बैठे बच्चों, ताकि मैं यहाँ पर जो भी कुछ लिखूंगा और बताऊंगा उसे आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बच्चों प्रश्नावली 4.4, द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.4। प्रश्नावली 4.4। तो इससे पिछले वाले वीडियो में बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था कि द्विघात समीकरण के द्विघाती समीकरण जो सूत्र होता है, जिसको हम लोग x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a कहाँ से आता है, कैसे आता है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को पूरा डिस्क्रिप्शन देकर बताया था, और इस सूत्र का निर्धारण भी करने का भी तरीका आप लोगों को मैंने बताया था। तो उसके बारे में मैंने आप लोगों को मैंने ये भी बताया था बच्चों कि यदि x बराबर द्विघाती समीकरण है या सूत्र है मेरे पास माइनस बी रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये द्विघाती सूत्र, इसको हम लोग कहते हैं द्विघाती सूत्र, है ना। इस सूत्र के द्वारा क्या किया जाता है कि द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात किया जाता है बच्चों, जिसको हम लोग अल्फा बीटा के रूप में भी हम लोग कहते हैं, अल्फा और बीटा होता है। तो अल्फा को हम लोग किस रूप में लिखते हैं बच्चों, अल्फा यदि प्लस होगा, जैसे यहाँ पर 2 साइन है, तो यदि हम लोग सिर्फ प्लस लेंगे तो हम लोग अल्फा को इंडिकेट करेंगे उससे। तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac और बाय यहाँ पर हो गया 2a। इसी तरह यदि हम लोग माइनस साइन लेते हैं तो द्विघात समीकरण का मूल आ जाता है माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बाय आ जाएगा 2a आ जाता है ना। तो ये 2 मूल हैं, इस सूत्र का प्रयोग करके आप उसका मूल को ज्ञात कर सकते हैं। और साथ ही मैंने आप लोगों को ये भी बताया था बच्चों कि यहाँ पर एक टर्म जो आप देख रहे हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को, है कि नहीं, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये द्विघात समीकरण का या द्विघात सूत्र का सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म इसको माना जाता है। इसको हम लोग डी से सूचित करते हैं, और जिसका नाम होता है विवितकर। विवितकर है कि नहीं, इसको हम लोग कहते हैं विवितकर। विवितकर मतलब हो गया डिस्क्रिमिनांट, इसको हम लोग कहते हैं। ये आपका जो है विवितकर, ये पूरे द्विघात समीकरण का अस्तित्व के बारे में बतलाता है। मैंने इसके बारे में भी चर्चा इससे पिछले वाले वीडियो में भी मैंने किया था कि यदि d का मान, यदि आप इसको सॉल्व करते हैं और d का मान यदि आपका 0 आ जाता है, यदि d बराबर यदि 0 प्राप्त होता है, तो इससे आप यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह द्विघात समीकरण का मूल जो प्राप्त होंगे वो वास्तविक होते हैं। कहने का मतलब हो गया कि इस प्रकार का यदि आता है d बराबर 0, तो वहाँ पर मूल क्या होंगे, वास्तविक होते हैं, है ना। मूल वास्तविक और समान होंगे, मतलब अल्फा और बीटा दोनों का मान समान होगा, वास्तविक और समान होंगे, ये आप जानते होंगे। यदि d का मान 0 से बड़ा आता है, यदि d का मान 0 से बड़ा, मतलब 0 से बड़ा कोई भी संख्या आप लीजिएगा तो वो धनात्मक होता है। कहने का मतलब आप d का मान यदि पॉजिटिव आ गया हो, धनात्मक आ जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि मूल वास्तविक तो हैं, है ना, मूल वास्तविक तो हैं लेकिन असमान प्राप्त होते हैं। मूल वास्तविक हैं लेकिन असमान होंगे, है ना, लेकिन असमान होंगे, है ना। मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन असमान होंगे। तो ये बात आप लोगों को जानना होगा बच्चों, इसमें समझना होगा। यदि d का मान यदि 0 से छोटा आ जाता है, तो 0 से छोटी कोई भी संख्या जो होती है वो ऋणात्मक होती है कि नहीं, माइनस में आ जाता है, तो यहाँ पर मूल काल्पनिक होते हैं, है कि नहीं, मूल काल्पनिक होते हैं बच्चों, इसको याद रखिएगा, मूल काल्पनिक होंगे, है ना, मूल काल्पनिक। और इस प्रकार की अवस्था के लिए आप उसका
मूल ज्ञात नहीं कर सकते हैं। यदि डी का मान यदि आपका नेगेटिव आ जाता है तो आप इस अवस्था में उस द्विघात समीकरण का मूल साधारण विधि द्वारा नहीं ज्ञात कर सकते हैं, है ना। इस प्रकार के प्रश्नों का आप अध्ययन जो है आगे की कक्षा में 11th क्लास में जा कर के पढ़ेंगे, है ना। फिलहाल आप लोगों के लिए यहाँ पर दो ही प्रकार के प्रश्न दिए जाते हैं, एक डी बराबर 0 है ना और एक डी ग्रेटर देन 0। ये इस प्रकार का प्रश्न आपके किताब में नहीं मिलेगा, और यदि मिलता भी है तो वहाँ पर आपको उसका मूल ज्ञात नहीं करना होगा, है ना। तो ये बातें आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी बच्चों। तो चलिए हम लोग प्रश्नावली 4.4 के कुछ प्रश्न को हल करके देखते हैं कि आखिर किस प्रकार जो है हल किया जाता है। तो आप लोग अपने साथ किताब को भी रखेंगे बच्चों, एनसीईआरटी बुक के 10th क्लास का बुक अपने पास रखेंगे। और देखिए मैं पहले प्रश्न को यहाँ पर हल करने जा रहा हूँ, है ना। तो पहला प्रश्न जो दिया हुआ है वो इस प्रकार है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए, है ना। यदि मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको ये बात लिखा हुआ है कि मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए, और यदि मूल का अस्तित्व है ना, तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। तो अस्तित्व कब आएगा, तो दो ही कंडीशन में अस्तित्व आता है, या तो डी बराबर 0 हमको प्राप्त हो जाए तो मूल का अस्तित्व होगा, और डी 0 से बड़ा हो जाए तो भी अवस्था में मूल का अस्तित्व होगा। तो चलिए हम लोग इसको ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तो 1 नंबर का पहला नंबर का प्रश्न मतलब, है ना। तो चलिए ये प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार है किताब में, देखिए 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये आपका द्विघात समीकरण का, है ना, पहला प्रश्न है 4.4 का। तो इसको हम लोग सबसे पहले ज्ञात करते हैं बच्चों, इसका मूल की प्रकृति आखिर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इसका गुणांकों पर विचार करते हैं कि देखिए x² का गुणांक यहाँ पर क्या हो गया, 2 है। वहीं x का गुणांक b होता है, तो b इज इक्वल टू -3 आ रहा है। और यहाँ 1 का गुणांक जिसको हम लोग c कहते हैं वो हो गया 5, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण का रूप इस प्रकार होता है ax² bx और प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a के स्थान पे देखिए यहाँ पर 2 है, b के स्थान पे यहाँ पे देखिए -3 है, और c के स्थान पर यहाँ पर 5 है ना। तो हम लोग जानते हैं कि डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला क्या होता है, विविध कर d इज इक्वल टू हो गया b² माइनस 4ac, है ना। इसी से हम लोग प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं, है ना, इस समीकरण का प्रकृति। तो b का वैल्यू को हम लोग रखेंगे तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 हो गया, a का वैल्यू 2 हो गया, और c का वैल्यू यहाँ पर 5 है। तो देखिए 3 का वर्ग कितना होता है, 3 का वर्ग 9 हो जाता है, -4 को अब 2 से गुना करेंगे 8, और 8 को यदि हम लोग 5 से गुना करेंगे तो 40 हो जाता है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यदि हम लोग 9 में से 40 को यदि हम लोग माइनस करेंगे बच्चों तो -31 आ गया। इसका मतलब है कि d का वैल्यू जो हो गया नेगेटिव आ गया, d इज इक्वल टू -31 है, जो कि 0 से छोटा है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि d 0 से छोटा है। इसका मतलब इसमें मूल का अस्तित्व नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे कि इसमें, है ना, मूल का अस्तित्व नहीं है ना। इसमें लिखेंगे मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है, अतः मूल ज्ञात नहीं किया जा सकता है, अतः मूल ज्ञात नहीं किया जा सकता है, अतः मूल ज्ञात नहीं किया जा सकता है, मूल ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे देखिए d का वैल्यू नेगेटिव आ गया, और d का वैल्यू यदि नेगेटिव आएगा तो उस अवस्था में हम लोग मूल ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग दूसरा नंबर के प्रश्न को हम लोग देखेंगे बच्चों, और जानने का प्रयास करेंगे वो कैसे बनेगा। 1 का दूसरा नंबर का ही प्रश्न हम लोग देखेंगे, है ना, 1 का दूसरा नंबर का प्रश्न। तो दूसरा नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार है, 3x² माइनस 4√3 और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। चलिए इसका हम लोग मूल का प्रकृति चेक करते हैं। तो यहाँ a बराबर कितना है, 3 है, और b बराबर कितना है, -4√3 है, और c बराबर कितना है, 4 है। तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, b इज इक्वल टू, है ना, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो b का वैल्यू कितना है, देखिए -4 और √3 का स्क्वायर आ गया, यहाँ पर हो गया 4, a का वैल्यू 3 है तो 3 लिख दिए, और c का वैल्यू 4 है तो 4 यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए 4 का वर्ग, पहले माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है, 4 का वर्ग कितना हो गया, 16, है ना, और 3 का वर्ग होता है 3। इसी तरह यहाँ पर हो गया 4 का स्क्वायर है 4, है ना, 4 गुना 4 16, और 16 तिया कितना होता है, 48, है ना, 48। यहाँ पर भी हो जाएगा 48, है ना, और ये भी 48 है, तो दोनों हो गया 0। तो यहाँ पर हमको d देखिए 0 प्राप्त हो रहा है,
यहाँ d इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया कि मूल का अस्तित्व है और इन्हें ज्ञात किया जा सकता है। मूल का अस्तित्व है ना, मूल का अस्तित्व है। कैसा है? तो मूल वास्तविक है और समान है ना। हम लोग इसी से डी से ही हम लोग पहचान जाते हैं कि मूल मेरा कैसा प्राप्त होने वाला है। मूल वास्तविक और समान है। मूल वास्तविक और समान है। मूल वास्तविक और समान है। तो हम लोग जानते हैं द्विघाती समीकरण का प्रयोग करिए और उसे ज्ञात कर लेना है। तो द्विघाती समीकरण क्या होता है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस और रूट अंडर डी का हम लोग जानते हैं वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना। और बाय यहाँ पर हो गया 2a। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। तो b का वैल्यू देखिए यहाँ पर कितना है 4। एक तो समीकरण सूत्र में ही माइनस है और ऊपर से b का वैल्यू भी कितना दिया हुआ है -4√3 दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर b का वैल्यू -4√3 रखेंगे प्लस माइनस और d का वैल्यू जो है हमको 0 प्राप्त हो गया है। तो रूट अंडर 0 और बाय यहाँ पर हो गया 2 और a का वैल्यू यहाँ पर हो गया 3 है ना। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं बच्चों। इसको आप लोग अपने कॉपी में उतार लीजिए और इसको हम लोग देखेंगे सॉल्व करके। चलिए यहीं पर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों, यहीं पर प्रयास करते हैं इसका सॉल्यूशन का। तो कितना आया मेरा पास है ना। तो x का वैल्यू कितना आ गया देखिए है ना। माइनस माइनस मिलकर के प्लस, मैं लिख देता हूँ फिर से एक बार बच्चों। माइनस है ना, यहाँ पर हो गया 4√3 प्लस माइनस रूट अंडर 0 और बाय यहाँ पर हो गया है ना 2 × 3। इसको हम लोग सॉल्व करना है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 4√3 और है ना 0 का वर्गमूल तो 0 ही होता है। इसका मतलब ये टर्म पूरा कैंसिल हो गया। इधर कितना हो जाएगा 2 × 3। तो 2 से अब कितना बार में कटेगा देखिए 2 से ये 2 है ना 4 2 बार में कटेगा। इसका आंसर कितना आ गया है ना 2√3/3। तो दोनों ही मूल इसके बराबर होंगे है ना, क्योंकि अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया 2√3/3 एंड बीटा इज इक्वल टू भी हो जाएगा 2√3/3। ये हमारा आंसर होगा है ना। तो इसी तरह करके हम लोग प्रश्न को बनाते हैं बच्चों। तो चलिए हम लोग तीसरा नंबर के प्रश्न को देखेंगे कि क्या कह रहा है तीसरा नंबर का प्रश्न। थर्ड नंबर का जो प्रश्न मेरा वो कह रहा है बच्चों इस प्रकार कि 2x² - 6x + 3 इज इक्वल टू 0। तो पहले मूल का प्रकृति हम लोग चेक करते हैं। तो a इज इक्वल टू यहाँ पर 2 है, b इज इक्वल टू -6 है और c इज इक्वल टू यहाँ पर 3 है। तो चलिए हम लोग विविधकर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो d इज इक्वल टू b² - 4ac होता है। तो b का वैल्यू -6 है, तो -6 का स्क्वायर 4 गुण है ना इंटू a का वैल्यू 2 हो गया, फिर इंटू c का वैल्यू यहाँ पर 3 है। तो देखिए कितना हो गया 6 का वर्ग कितना होता है 36 होता है, माइनस अब इसको गुना करिए कितना हो गया 4 दूनी 8। देखिए 4 × 2 8 और 8 तिया 24 आ जाएगा है ना। तो इसको हम लोग माइनस करेंगे बच्चों। तो 6 में से 4 गया, यहाँ पर हो गया 2 और 3 में से 2 गया तो हो गया 1। तो डी का वैल्यू देखिए कितना आ गया, डी का वैल्यू मेरा 12 आ गया। तो 12 कहने का मतलब क्या हो गया बच्चों कि ये डी का वैल्यू जो हो गया वो 0 से बड़ा है। तो इस स्थिति में क्या होगा, मूल का अस्तित्व तो होगा। यहाँ लिखेंगे मूलों का अस्तित्व है ना, मूलों का अस्तित्व है ना, मूलों का अस्तित्व है। मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक हैं। मूल का अस्तित्व है तो कैसे होंगे, तो मूल वास्तविक हैं और असमान है। मूल वास्तविक हैं और असमान हैं है ना। तो चलिए हम लोग मूल इसका ज्ञात कर लेते हैं। तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर है ना d होता है b² - 4ac के बदले हम लोग यहाँ पर d ही लिखेंगे और बाय यहाँ पर हो गया 2a। तो देखिए अब हम लोग सब वैल्यू को बैठाएंगे। तो b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू हो गया -6 और समीकरण में एक पहले से माइनस मौजूद है ना। तो -6 हो गया प्लस माइनस रूट अंडर d का वैल्यू कितना आ गया 12 और नीचे में हो गया बाई 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 2 है। तो यहाँ पर मैंने 2 रख दिया। तो देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे। माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस, तो x का वैल्यू हो गया +6 प्लस माइनस और 12 का जो वर्गमूल आता है, 12 का तो पूरा वर्गमूल ज्ञात हो नहीं सकता है बच्चों। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 × 3 12 होता है ना, रूट अंडर हम लोग लिख सकते हैं 4 × 3। तो 4 का तो वर्गमूल निकल सकता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो इसको रूट से बाहर कर दिए और इसके अंदर सिर्फ 3 बच गया है ना। तो 2√3 आएगा। 12 का वर्गमूल होता है 2√3 और नीचे में कितना आ गया देखिए 2 × 2 इज इक्वल टू 4 हो गया है ना। तो ये चीज़ हमको प्राप्त हुआ। तो एक बार हम लोग क्या लेंगे, प्लस लेंगे और एक बार हम लोग माइनस लेकर के इसको सॉल्व करेंगे। लिखेंगे प्लस लेने पर है ना, प्लस लेने पर। तो प्लस लेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 +
2√3 और बाय यहाँ पर हो जाएगा 4। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, 2 को कॉमन निकाल सकते हैं बच्चों, है ना। 2 को हम लोग, क्योंकि देखिए 2 है 6 है, तो इसमें से हम लोग 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो 6 हो गया 3 बार में, और इधर क्या बचेगा √3, और नीचे में हो गया मेरा बाय 4। तो इस 2 से 4 को हम लोग 2 बार में काटेंगे, तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना आ गया 3 + √3/2। तो एक आंसर तो मेरा ये निकल गया। अब दूसरा हम लोग लेंगे माइनस लेने पर, है ना। माइनस लेंगे तो उस समय मेरा बीटा आ जाएगा, तो बीटा क्या हो जाएगा, देखिए 6 माइनस ये हो गया 2√3 बाय यहाँ से 4। इससे भी हम लोग 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 को कॉमन निकालेंगे तो 6 के स्थान पर 3 बचेगा, और 2 तो 2 बाहर ही निकल गया, तो यहाँ पर बचेगा √3, और नीचे में हो गया बाय 4। तो 2 से 4 मेरा 2 बार में कटेगा, तो बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 माइनस √3/4। तो ये ही आंसर मेरा होगा। तो ये अल्फ़ा का बीटा मेरा एक्स का ही एक मान इतना होगा, और एक्स का एक मान इतना होगा, है ना। ये एक्स का ही मान है अल्फ़ा और बीटा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। तो 1 नंबर का तीनों प्रश्न को सॉल्व मैंने कर दिया। अब चलिए 2 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार हल किया जाता है 2 नंबर का प्रश्न। चलिए अब 2 नंबर के प्रश्न को हम लोग प्रयास करेंगे सॉल्व करने का। तो ये 2 नंबर का प्रश्न, तो 2 नंबर का प्रश्न पहले कहा क्या रहा है किताब में, आप लोग अपना देखें कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। के का आपको यहाँ पर ऐसा मान ज्ञात करना है। किताब अपने आप देखिए अपने किताब में, तो प्रश्न आपको मिल रहा है कि निम्न द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। तो समीकरण नंबर क्या है, देखिए 1 नंबर हम लिख देते हैं पहले। देखिए समीकरण मेरा यहाँ पर ये बता रहा है कि 2x² + kx + 3 = 0। तो यहाँ पर आपको के का ऐसा मान ज्ञात करना है ताकि इस द्विघात समीकरण का दोनों मूल आपस में बराबर हो जाएं, है ना। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आसान बात है कि मूल बराबर होने के लिए डी का मान 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले कि मूल बराबर, है ना, होने के लिए डी का मान 0 होना चाहिए, है ना। डी का मान 0 या 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। डी का मान 0 होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे d = 0 कर देंगे। अब d का फार्मूला हम लोग जान रहे हैं बच्चों क्या होता है, b² - 4ac = 0 होना चाहिए। ये चीज़ हम लोग जानते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग b का वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ से हम देखिए सबका यहाँ पे रख देते हैं। a बराबर क्या है यहाँ पर, देखिए a = 2 है, और b = यहाँ पर k है, और c = यहाँ पर 3 है। तो ये तीनों चीज़ हो गया। अब सारी बातों को यहाँ पे रखेंगे, तो b का मान रखेंगे तो कितना मिलेगा k², यहाँ पर हो गया 4, a का वैल्यू हो गया 2 × 2, और c का वैल्यू हो गया 3। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो डेट सिंप्लाइज, तो k² माइनस कितना हो गया, देखिए तो 4 दूनी 8, और 8 तिया 24, है कि नहीं। 24 = क्या निकल गया 0। अब हम लोग 24 को बराबर के उधर कर देंगे, तो है ना, इसके उधर करेंगे तो क्या मिलेगा k² = 24। तो 24 का वर्गमूल हम लोगों को ज्ञात करने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, 24 का हम लोग फैक्टर कर लेते हैं, है ना। तो ये हो गया 12 बार में, फिर 2 से करेंगे 6 बार में, फिर 2 से करेंगे तो 3 बार में प्राप्त होगा। तो इसका मतलब हो गया कि k² = √2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, इसका फैक्टर कर लिए। तो देखिए जोड़ा किसका लग रहा है, 2 का जोड़ा लग रहा है, बाकी इन दोनों का जोड़ा नहीं लग रहा है। इसका मतलब ये रूट में ही रह जाएंगे। तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तब ये रूट जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इधर से 2 का एक जोड़ा बाहर निकल गया, और रूट के अंदर मेरा 6 बच गया, और साथ में यहाँ पर प्लस माइनस भी आ जाएगा। मैंने एक दिन आप लोगों को बताया था इससे पिछले वाले वीडियो में कि रूट यदि किसी भी संख्या से स्क्वायर को हटा करके यदि इसको बराबर के उधर ले जाया जाता है तो संख्या में प्लस माइनस आ जाता है। तो वही बात यहाँ पर हो गया। इसका मतलब है कि k का यहाँ पर 2 मान संभव है। k का मान +2√6 भी हो सकता है, और k का मान यहाँ पर -2√6 भी हो सकता है। तो इन दोनों मानों के लिए, है ना, k = 2√6 और k = -2√6 के लिए इन समीकरण का, दिए गए समीकरण का मूल बराबर होगा, है कि नहीं। तो ये आंसर आपको निकालना था। तो चलिए हम लोग अब आगे प्रश्न को देखेंगे। इसका 2 नंबर का प्रश्न क्या कहता है बच्चों, देखते हैं। 2 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि
एंड क्वेश्चन ये नहीं है ना। 2 नंबर का देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि के एक्स है ना, के एक्स ब्रैकेट में दिया हुआ है x माइनस टू और प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। ये समीकरण है मेरा, और इसमें प्रश्न यही हमको निकालना है कि k के किस मान के लिए इस समीकरण के मूल बराबर होंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग द्विघात समीकरण बना लेते हैं बच्चों, बाद में ये लोग करेंगे। के एक्स को हम लोग अंदर करेंगे है ना, x के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, के एक्स को 2 के साथ गुना करेंगे तो 2k एक्स और प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। ये द्विघात समीकरण आ गया। चूंकि इसके मूल बराबर हैं, दिया गया है कि इसके मूल बराबर हैं, क्या है मूल बराबर हैं, इसके मूल बराबर है। तो मूल बराबर होने के लिए d का मान क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो डेट सिंप्लाइज d का मान हम लोग जानते हैं क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो होता है। तो चलिए b का मान हम लोग यहाँ पे रखेंगे है ना। तो यहाँ से a हम लोग पहले निकाल लेते हैं बच्चों की a b c है क्या इसमें। देखिए a का मान कितना है ना, a का मान यहाँ पर k है ना, और b का मान कितना है -2k है कि नहीं। x को छोड़ करके x का गुणांक है ना, और c का मान यहाँ पर 6 है। तो सारी बातों को हम लोगों को यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो b का वैल्यू कितना हो गया -2k स्क्वायर आ गया है ना, -2k स्क्वायर आ जाएगा, माइनस यहाँ पर 4 और a का वैल्यू भी देखिए k है और c का वैल्यू भी यहाँ पर है ना, c का वैल्यू 6 है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू जीरो है क्योंकि मूल बराबर है इसका। तो इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का वर्ग प्लस होता है, 2 का वर्ग यहाँ पर 4k स्क्वायर यहाँ पर आ गया, माइनस इसको गुना करिए 6 गुना 4 24 हो जाता है, और इज इक्वल टू k बराबर जीरो। अब इस 24 को हम लोग बराबर के उधर करेंगे तो कितना हो जाएगा k 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 24k। तो 1k और 1k कट जाता है यहाँ से, तो क्या बचता है देखिए 4k इज इक्वल टू 24 बचेगा बच्चों है ना। तो k का वैल्यू कितना आ गया है ना, k का वैल्यू आ जाएगा 24/4। तो इसको हम लोग 6 बार में काट सकते हैं, तो k का वैल्यू कितना हो गया 6। तो यही आंसर है। इसका मतलब है कि इस समीकरण में जो समीकरण आपका दिया हुआ है कि इस समीकरण में यदि k का मान हम लोग 6 रख देते हैं, तो यदि और इसका मूल प्राप्त करेंगे तो दोनों मूल आपस में बराबर प्राप्त होंगे। तो ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 3 नंबर के प्रश्न में और उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। 3 नंबर का प्रश्न देखिए, 3 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, पहले मैं इसको पढ़ देता हूँ है ना, उसके बाद इसको मैं सॉल्व करूँगा। अपनी किताब को भी एक बार देखें। देखिए, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुने हो तथा उसका क्षेत्रफल 800 मीटर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। आपको कह रहा है, प्रश्न समझ में आ गया होगा है ना। क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप एक आम का बगीचा बनाना चाह रहे हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुने है ना, लंबाई उसका चौड़ाई से दुगुना है ना, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस प्रश्न को हल करके एक द्विघात समीकरण के रूप में लाएंगे और उसका अस्तित्व ज्ञात करेंगे। यदि अस्तित्व यदि होगा तब तो बगिया बनाना संभव होगा, और यदि अस्तित्व नहीं होगा तो बगिया बनाना संभव नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। तो हम पहले मान लेते हैं कि माना है ना, माना देखिए, माना चौड़ाई बराबर कितनी हो गई x है, तो माना चौड़ाई इज इक्वल टू x है ना, या x मीटर है, जो भी कहिए x मीटर है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी है ना। तो लंबाई इज इक्वल टू हो जाएगा 2x मीटर है ना, 2x मीटर, क्योंकि इसकी लंबाई जो है चौड़ाई से दुगुन है, तो चौड़ाई को हम लोग x मानेंगे तो लंबाई 2x हो जाएगा। तो और हम लोग जानते हैं कि आयत है ना, तो अब यहाँ पे क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल या आयताकार बगिया का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं आप लोग। आयताकार बगिया का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये आयत होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर हम लोग जानते हैं कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है, और साथ में इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना है 800 है ना, ये दिया हुआ है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लंबाई का वैल्यू हो जाएगा 2x और गुना है ना, चौड़ाई का वैल्यू भी दिया हुआ है x। तो डेट सिंप्लाइज, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 800 इज इक्वल टू कितना हो गया 2x स्क्वायर। अब हम लोग इसको द्विघात समीकरण बना लेंगे। तो द्विघात समीकरण बनाएंगे तो कैसा हो जाएगा, 800 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये कितना हो गया 2x स्क्वायर, या 800 मेरा प्लस में है तो बराबर के इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 800 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो क्या ये बगिया बनाना संभव है
है ना। तो सबसे पहले ये द्विघात समीकरण का रूप में है नहीं, इसको हम लोग द्विघात समीकरण के रूप में हम लोग लाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसको बनाएंगे, क्योंकि हम लोग द्विघात समीकरण का रूप जानते हैं बच्चों की 2x² है कि नहीं। यहाँ पर क्या होता है, बीच में एक x वाला टर्म आता है कि नहीं, उसके बाद संख्या जिस इस प्रकार आता है ax², यहाँ स्क्वायर वाला टर्म आया, उसके बाद bx वाला टर्म आएगा, उसके बाद c आएगा। लेकिन यहाँ पर इस समीकरण में हमको bx वाला टर्म नहीं, तो हम लोग उसको अपने मन से 0 × x दे करके समीकरण को बना, क्योंकि 0 × x = 0 हो जाएगा, है ना। और -800 = 0। तो ये एक द्विघात समीकरण बन गया, जिसमें a बराबर कितना है, जिसमें a बराबर 2 है, b = 0 है और c = -800 है। तो अब हम लोग द्विघाती सूत्र का विविधकर का फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे और चेक करेंगे कि क्या इसका वैलिडिटी है या नहीं है। तो b² - 4ac होता है, तो b का वैल्यू तो 0 है, तो यहाँ पर मैं 0 का स्क्वायर दे दिया, तो 4 × a का वैल्यू कितना हो गया 2 और c का वैल्यू कितना हो गया -800 हो गया। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 0 का वर्ग तो 0 ही होता है, और माइनस और माइनस यहाँ मिलकर के प्लस हो गया, है ना। और 8 देखिए, 4 × 2 8 और 8 × 8 64 हो जाता है, और साथ में 2 को 0 आ जाएगा। तो d का वैल्यू मेरा पॉजिटिव आ गया, d का वैल्यू पॉजिटिव मतलब ये 0 से बड़ा आ गया। तो इसका मतलब में मूल का अस्तित्व है ना। तो यहाँ लिखेंगे मूल का अस्तित्व है, मूल का अस्तित्व है ना, मूल का अस्तित्व है। इसका मतलब है कि बगिया बनाना संभव है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि बगिया बनाना संभव बगिया बनाना संभव है। यदि बनाना संभव है ना, तो इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होगी। चलिए हम लोग इसको ज्ञात करते हैं, वही द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो x = होता है -b + √अंडर, ये हो जाएगा b² - 4ac, और बाय यहाँ पे नीचे में हो गया 2a, है ना। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर a b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, a का वैल्यू 0 है, a का 2 है, b का 0 है और c का -800 है। और इस फार्मूला को हम लोग ऐसे भी आप लोगों को कहे थे कि लिखने के लिए, b² - 4ac का वैल्यू तो d के बराबर होता है, d बाय यहाँ पर 2, और d का वैल्यू तो हम लोग ज्ञात किए हैं 6400 होता है ना। सारी बातों को हम लोग यहाँ पे रखेंगे। तो x = b का वैल्यू कितना हो गया, b का वैल्यू 0 है, तो -0 ± √अंडर, और d का वैल्यू हम लोग ज्ञात किए हैं 6400 आया है, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे 6400 लिखेंगे बाय 2 × a का वैल्यू कितना हो गया 2, है ना। 6400 का वर्गमूल अब निकालना है, क्योंकि 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, प्लस माइनस भी खत्म हो गया, है ना। तो अब यहाँ पे √अंडर प्लस माइनस बचा हुआ है, और यहाँ पर कितना हो गया 6400 बचा है, और नीचे में हो गया आपका 4। तो x = प्लस माइनस, अब 6400 का वर्गमूल कितना होता है, हम लोग जानते हैं 64 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, √अंडर 64 × 100, आप इसको लिख सकते हैं /4। तो 64, क्योंकि 64 × 100 6400 हो जाएगा। 64 का वर्गमूल 8 होता है, और 100 का वर्गमूल 10 होता है, /4। तो 4 से हम लोग इसको अब हम 2 बार में काट देंगे, यहाँ पर प्लस माइनस आ जाएगा मेरा, है ना। तो देखिए x का कितना वैल्यू हो गया, x = प्लस माइनस 20 हो गया, 2 × 10 = 20 हो गया मेरा, है ना, 20 प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर 2 माने आ रही है, x = प्लस 20 भी आ रहा है और x = -20 भी आ रहा है, क्योंकि इस समीकरण से। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि माइनस मान को, क्योंकि लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए हम लोग ऋणात्मक मान को छोड़ देंगे, लिखेंगे कि लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती है, लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए इस मान को त्याग देंगे, है ना। इसलिए इस मान को त्यागने पर, इसलिए इस मान को त्यागने पर, छोड़ने पर भी लिख सकते हैं, इस मान को छोड़ने पर। तो x का कितना वैल्यू प्राप्त हो गया, x का वैल्यू 20 प्राप्त हो गया। तो हम लोग x क्या माने हैं, चौड़ाई को, तो चौड़ाई बराबर कितना हो गया 20 मीटर, और लंबाई इसकी दुगुनी है, लंबाई इसका 2x हो गया, तो 2 × 20 = 40 मीटर आंसर, ये दोनों इसका आंसर होगा। समझ में आ गया बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 4 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग 4 नंबर के प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं, है ना। सबसे पहले इसको हम लोग पार्टीशन कर लेते हैं, है ना। देखिए 4 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, आप लोग उसको अपने किताब में एक बार पढ़ करके देखें क्या कहा जा रहा है। देखिए, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्र की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, है ना। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को बनाने का प्रयास करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग क्या मान लेते हैं, देखिए माना पहले मित्र का आयु x वर्ष है,
माना पहले मित्र का आयु है ना, पहले मित्र का आयु इज इक्वल टू x वर्ष है ना। तो दोनों मित्र की आयु का योग 20 वर्ष है ना बच्चों। तो हम लोग दूसरे मित्र का आयु कितना हो जाएगा, 20 माइनस x वर्ष हो जाएगा। तो दूसरे मित्र का आयु है ना, तो दूसरे मित्र का आयु है ना, तो दूसरे मित्र का आयु इज इक्वल टू 20 माइनस x वर्ष होगा, है कि नहीं। पहले मित्र की आयु यदि x वर्ष है तो दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस, क्योंकि दोनों मित्र की आयु का योग है ना 20 वर्ष है ना। आप इसको y भी मान करके हल कर सकते हैं बच्चों। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अब प्रश्न में कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उसकी आयु का गुणनफल 48 वर्ष था। तो 4 वर्ष पूर्व उसकी आयु, पहले मित्र का आयु कितना हो जाएगा, 4 वर्ष पूर्व है ना, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र का आयु, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र का आयु इज इक्वल टू, इसमें हम 4 को घटा देंगे, है कि नहीं। तो x माइनस यहाँ पर हो जाएगा 4 वर्ष हो जाएगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि आज हमारा आयु यदि 20 वर्ष है तो 4 वर्ष पहले कितनी आयु होगी, तो 20 में 4 को घटा देंगे तो 16 वर्ष आ जाएगा, है ना। तो उसी प्रकार है कि आज पहले मित्र का वर्तमान आयु यदि x वर्ष है तो 4 वर्ष पूर्व कितनी आयु हो जाएगी, तो x माइनस 4 वर्ष। उसी तरह 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, तो 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु, 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 है ना, माइनस x में हम लोग 4 घटा देंगे, 20, क्योंकि दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस x था, इसमें हम लोग 4 वर्ष घटा देंगे तो इतना वर्ष मुझे प्राप्त होगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 20 में से 4 घट जाएगा तो 16 हो जाएगा, माइनस x वर्ष हो जाएगा। अब प्रश्न में क्या कह रहा है बच्चों कि दोनों की आयु का गुणनफल 48 वर्ष था। तो प्रश्नानुसार दोनों 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल 48 वर्ष था। तो पहले मित्र की आयु x माइनस 4 वर्ष हो गया, दूसरे मित्र की आयु 16 माइनस x हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 4 और ये कितना हो जाएगा 16 माइनस x इज इक्वल टू, यहाँ पर हमको 48 प्राप्त हो गया। तो चलिए हम लोग इसको गुना करेंगे और देखेंगे। देखिए x को यदि 16 को है ना, x को 16 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16x है ना, x को माइनस x के साथ गुना करेंगे तो माइनस x स्क्वायर, माइनस 4 को यदि हम लोग 16 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। और अब देखिए माइनस 4 को माइनस x के साथ गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा मेरा 4x इज इक्वल टू 48 हमको प्राप्त होता है। तो इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों। देखिए डेट सिंप्लाइज, सबसे पहली बात है कि 16x यहाँ पर है प्लस 4x, तो 16x और 4x इज इक्वल टू 20x हमको प्राप्त होता है। ये कितना हो गया माइनस x स्क्वायर, और माइनस यहाँ पर कितना हो गया 64 इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया 48। अब सारे टर्म को बराबर के हम लोग उधर ले जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक्स स्क्वायर वाले टर्म को लिखते हैं, माइनस है बराबर के उधर जाएगा तो ये प्लस आ जाएगा। अब देखिए 20x प्लस है बराबर के उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। 64 देखिए क्या है माइनस है बराबर के उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और बराबर के इधर 48 तो प्लस में है ही, इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए डेट सिंप्लाइज, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस हो गया 20x। अब 64 प्लस 48 कितना होगा, 8 और 4 12, हाथ में बचा 1, 10 और 1 11 इज इक्वल टू हो गया 0, है ना। अब हम लोग सबसे पहले इस द्विघात समीकरण का अस्तित्व ज्ञात करते हैं कि आखिर अस्तित्व है या नहीं है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना होगा हमको, देखिए a निकालेंगे, a है ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया। अब यहाँ x का गुणांक कितना है -20 हो गया, और c इज इक्वल टू माइनस है ना सॉरी प्लस 112 है। तो विविध कर निकालिए, d इज इक्वल टू क्या निकलेगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू कितना हो गया, देख पा रहे होंगे कि -20 है, तो -20 का स्क्वायर ये हो गया -4 गुना a का वैल्यू 1 हो गया, और यहाँ पर आ गया 112। 20 का कितना होता है वर्ग, 20 का वर्ग होता है 400, आप जानते होंगे। अब यहाँ से हम लोग इसको गुना करेंगे 4 से 112 को, तो 4 गुना 2 8 हो जाएगा, 4 गुना 1 4 और यहाँ पर हो गया। अब देखिए 400 में 448 घटेगा बच्चों, तो क्या प्राप्त होगा 48, सिर्फ -48 प्राप्त हो रहा है। तो डी देखिए नेगेटिव आ रहा है मेरा, डी क्या हो रहा है 0 से छोटा हो रहा है कि नहीं, डी 0 से छोटा हो रहा है। इसका मतलब है कि ये कंडीशन संभव नहीं है, मित्र की आयु ज्ञात करना संभव नहीं है। तो लिखेंगे पहले कि मूल का अस्तित्व नहीं है, मूल का अस्तित्व नहीं है, मूल का अस्तित्व नहीं है, अतः मित्रों की आयु ज्ञात करना संभव नहीं है। अतः लिखेंगे मित्रों की आयु, अतः मित्रों की आयु ज्ञात करना, मित्रों की आयु ज्ञात करना संभव नहीं है,
संभव नहीं है बच्चों। तो ये हम लोगों को विविधकर से फ़ायदा हो जाता है कि हम लोगों को पहले ही पता चल जाता है कि आखिर उस मूल का अस्तित्व है या नहीं। यदि नहीं है तो हम लोग उसका ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग का 5 नंबर की ओर बढ़ेंगे बच्चों और जानने का प्रयास करेंगे कि 5 नंबर प्रश्न है क्या। देखिए, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आप देखिए, है ना, 5 नंबर के प्रश्न को क्या बोलता है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। तो पहले हम लोग क्या मान लेते हैं कि माना आयताकार पार्क, देखिए माना आयताकार पार्क का लंबाई, माना आयताकार पार्क है ना का लंबाई कितनी है, x है, तथा चौड़ाई यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, तथा चौड़ाई इज इक्वल टू आपको मानना पड़ेगा y है। तो आयत का परिमाप आप जानते हैं बच्चों क्या होता है, आयत का परिमाप, है ना, आयत का परिमाप कितना होता है, हम लोग जानते हैं कि 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर लंबाई कितना हो गया x और चौड़ाई कितना हो गया y। तो परिमाप मेरा कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है ना, इज इक्वल टू 2, ये हो गया x प्लस वाई, है ना। अब हम लोग x प्लस वाई का वैल्यू को निकाल लेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80/2 इज इक्वल टू 40 आ गया। तो x प्लस वाई का वैल्यू हमको प्राप्त हो गया 40। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 कहेंगे। अब कहता है कि क्षेत्रफल जो है कितना दिया हुआ है, 400 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं आयताकार पार्क का क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा। देखिए आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, है ना, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल कितना हो जाता है बच्चों, 400 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और क्षेत्रफल बराबर हम लोग जानते हैं कि लंबाई गुना चौड़ाई, और लंबाई को हम लोग x माने हैं और चौड़ाई को हम लोग y माने हैं। इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 400 हो गया, है ना। अब समीकरण 1 से हम लोग y का मान को यहाँ पर बैठा देंगे। तो समीकरण 1 से y का मान हम लोग यहीं पर ज्ञात कर लेते हैं। तो y बराबर कितना हो जाएगा, x को बराबर के उधर कर देंगे तो 40 माइनस x हो जाएगा, है ना। तो ये जो वैल्यू है ना, y इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स, उसको हम लोग यहाँ पे रख देंगे। तो देखिए x लिखेंगे, y का मान रखने पर क्या प्राप्त होता है, y का मान रखने पर, तो y का मान यदि हम लोग रखेंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों, ये हो गया x और y का मान हो जाएगा 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400 हो जाएगा। अब देखिए इसको गुना करेंगे, 40 गुना x इज इक्वल टू 40x माइनस एक्स गुना x माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर हमको प्राप्त हो रहा है 400, है ना। अब सारी टर्म को हम लोग बराबर के उधर ले जाएंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, है ना, एक्स स्क्वायर को बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस में था तो प्लस में हो गया। अब देखिए ये 40 जो है वो प्लस में बराबर को उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 40x, और इधर क्या है मेरा 400 है तो ये प्लस में ही है, तो प्लस 400 इज इक्वल टू 0, है ना। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इसका अस्तित्व है या नहीं, क्योंकि मैंने द्विघात समीकरण निकाल लिया। द्विघात समीकरण कितना प्राप्त हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो इस समीकरण का अस्तित्व है या नहीं है हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं इधर इसका अस्तित्व है या नहीं है। तो समीकरण को मैं पहले एक बार फिर से लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 40x और प्लस 400 इज इक्वल टू 0। इसका अस्तित्व है कि नहीं, इसका पहले विविध कर निकालेंगे। तो यहाँ a इज इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, और b इज इक्वल टू माइनस 40 है, और c का वैल्यू कितना हो गया, 400 हो गया, है ना। तो d निकालिए, तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac होगा, है ना। तो b का वैल्यू कितना हो गया, माइनस 40 है, तो माइनस 40 का वर्ग आ गया, 4 गुना a का वैल्यू 1 हो गया, और c का वैल्यू कितना हो गया, 400 हो गया। अब 40 का वर्ग कितना होता है, तो 4 का वर्ग हम लोग जानते हैं 16, और 2 जीरो यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको भी हम लोग गुना करेंगे, 400 गुना 4, है ना, 4 से, तो ये भी कितना आ जाएगा 1600, क्योंकि 4 गुना 4 16, और 2 को जीरो यहाँ लिख दिए। इसका मतलब है कि d का वैल्यू कितना आ गया, 0। तो मूल का अस्तित्व है, d का वैल्यू 0 आया, इसका मतलब है कि मूलों का अस्तित्व होगा। तो यहाँ लिखेंगे मूलों का अस्तित्व है ना, मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। तो मूल कैसे होंगे, तो मूल वास्तविक और समान होंगे, है ना, मूल वास्तविक और समान होंगे। तो इससे हमको पता चल गया कि वो आयताकार पार्क नहीं है बच्चों, वो वर्गाकार पार्क है, क्योंकि उसके दोनों भुजाओं के बराबर। इतना ही हम ज्ञात किए, d इज इक्वल टू 0, इतना पता चल गया कि मूल उसका समान होगा। तो हमको पता चल गया कि वो पार्क जो है वो आयताकार नहीं है, वो कैसा है, वर्ग के आकार का है, उसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होगी। चलिए हम उसको निकाल के देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ x निकालेंगे,
है ना, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके। तो माइनस बी प्लस माइनस कैसा निकलेगा, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा यहाँ पर हो गया 2a। तो इस समीकरण को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac के बदले हम लोग डी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर डी बाई ये कितना हो गया 2a। तो x इज इक्वल टू, देखिए माइनस बी का वैल्यू कितना है -40। अब अपने कॉपी में देखिए पता चलेगा। देखिए समीकरण में आप देखिए यहाँ पर b का वैल्यू कितना है ना, ऊपर में -40 है कि नहीं। सूत्र में भी एक माइनस मौजूद है और b इज इक्वल टू -40। इसका मतलब है कि सूत्र वाला माइनस को हम लोग ब्रैकेट के बाहर कर देंगे और b -40 यहाँ पे लिखेंगे। प्लस माइनस d का वैल्यू मेरा 0 प्राप्त हो गया, 0, और नीचे में हो गया बाई 2 इंटू a का वैल्यू है 1। तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, तो 40, और ये तो पूरा 0 हो गया बच्चों, क्योंकि 0 का वर्गमूल 0 होता है, और नीचे में आ गया 2, है ना। तो इसका मतलब है कि x का वैल्यू हमको कितना प्राप्त हो गया 20, है कि नहीं। x का वैल्यू हमको 20 मीटर प्राप्त हो गया। तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी, लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी होगी, चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग कितना माने हैं, लंबाई, पार्क की लंबाई को हम लोग x माने हैं। तो x इज इक्वल टू 20 मिला है, तो 20 मीटर इसका आंसर हो जाएगा, है ना। चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई हम लोग ने y माना है, और समीकरण 1 से संबंध जो प्राप्त हो गया है कि नहीं, y हमने माना है, और समीकरण 1 से संबंध जो प्राप्त हो गया वो 40 माइनस x है ना। और x का वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला है 20। तो यहाँ पर 40 में से 20 घट गया तो मिला 20, तो ये भी हो गया 20 मीटर आंसर। देखिए लंबाई भी उसका 20 और चौड़ाई भी उसका 20। तो इसका मतलब है कि आयत की वहाँ पे जो पार्क है उसका लंबाई भी 20 है और चौड़ाई भी 20 है। इसका मतलब है कि पार्क कैसा होगा, वर्गाकार होगा। तो यहाँ लिख देता हूँ पार्क वर्गाकार है, पार्क वर्गाकार है ना, पार्क वर्गाकार है। तो यही प्रश्न आखिरी था आप लोग के किताब में। द्विघात समीकरण का लेसन खत्म हो गया बच्चों। आपके द्विघात समीकरण में सिर्फ 4 लेसन दिया हुआ है, प्रश्नावली 4.1, प्रश्नावली 4.2, प्रश्नावली 4.3 और प्रश्नावली 4.4। ये 4 लेसन के साथ आज आप लोगों का द्विघात समीकरण समाप्त होता है बच्चों। तो कल हम आप लोगों का नया लेसन का शुरुआत करेंगे जिसका नाम है समानांतर श्रेणी, है ना, AP जिसको हम लोग कहते हैं। नया लेसन शुरुआत होगा समानांतर श्रेणी, है ना, समानांतर श्रेणी जिसको हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी हम लोग कहते हैं। उस लेसन का हम लोग नेक्स्ट डे वीडियो शुरुआत करेंगे बच्चों। तो आप लोग आज इतना ही वीडियो देखने का प्रयास करें, है ना, ठीक है। तो आप लोग सारे प्रश्न को अपने से बनाएं एक बार कॉपी में, है ना। तो जो भी प्रकार की दिक्कतें आती है तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं और मैं उसे सॉल्व करके आप तक पहुंचाऊंगा। तो ठीक है बच्चों, आप लोग हमेशा पढ़ते रहें, हमेशा, है ना, हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें और इसी प्रकार हमारे वीडियो को देखते रहें। आप लोगों ने जो वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लॉट्स ऑफ थैंक्स। जय हिंद।